तो हम सब जिस वक्त कहीं बैठते थे उसी चर्चा में चलते थे कि अभी नई पार्टी है, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ना हमारे लिए मुश्किल है, मुश्किल टफ है। तो उस वक्त तो हम किसी तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट में मेरे लिए ज्यादा चर्चाएं थी। जब मुझे पूछा तो मैंने अपने आप को कहा, साहब को कहा कि मैं इस हाथ में नहीं हूं कि हम इलेक्शन लड़ सकते। तो चलो वोट निकल गया। उसके बाद आजाद साहब ने जो फैसला किया है चुनाव रैली का, हालांकि मैंने उनको कहा कि चुनाव रैली अगर ये रियासी उधमपुर के अंदर होता तो मैं वहां इलेक्शन लड़ सकता था। जब उन्होंने पूछा तो यही सवाल उन्होंने पूछा कि हमने क्या फैसला करना चाहिए, कि कहां पे हमने वोट देना चाहिए। मैंने कहा बजाते एज ए सिटीजन होने के नाते, एज शहरी होने के नाते, एज कटरा निवासी में, एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट या कैंडिडेट नहीं, जब मुझे फैसला करना होगा तो मैंने बहुत सी चीजें देख ली हैं कि मैंने वोट किसको देना किसको नहीं देना। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे थे, मुझे पूछा तो मैंने कहा पहले नंबर पे तो बीजेपी का तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उनको वोट दिलवाने या देने। दूसरा कहता है जिस पार्टी से हम पहले लिख दें तो उसको भी देने का मन नहीं करता है, उसको तो दे ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं, हमारी सोच और उनकी सोच सेम है। लेकिन कुछ जो वहां पर उनको घेरा गया है, राहुल गांधी जी, वो अच्छे लीडर, अच्छे इंसान है, लेकिन वो घिरे हुए हैं। तो सब ने उसको, रविंद्र राणा जी भी कहते थे कि जहां जहां थारी बात पत्नी चलेगी तो थारो जगह सारी जगह थारी है। अब उनको भी खुश किया एसटी वालों को, और जब डिलिमिटेशन हुई, जहां ऑलरेडी वहां से 5 एमएलए जो एसटी के बनते थे रिजर्व पहुंचते, वही सीटें रिजर्व की। वो लोग कहते थे कि ये हमने यहाँ क्यों, हमें बाहर भी हमारी जहाँ पॉपुलेशन कम है। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जिस जगह पे आपकी परसेंटेज कम है उसको रिजर्व किया। लेकिन इन्होंने रिजर्व पुंछ को ही 5 सीटें रिजर्व कर दी एसटी की, और बाकी 3-4 सीटें बाहर गई। समीकरण जो है इन चुनावों में क्या रंग लाएंगे ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा ये भी उठता है कि भाजपा ने जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, पहाड़ियों को स्पेशल स्टेटस दिया, रिजर्वेशंस दी, फिर वहां पर अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा नहीं किया? ये क्या गठबंधन दर्शाता है भाजपा का और अपनी पार्टी का? ये भी एक विचार करने वाला सवाल है। लोकसभा इलेक्शंस 2024 का बिगुल कल से बज चुका है। कल उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डाले गए और हम आपको बताते चले कि बड़ा अच्छा टर्नआउट रहा। करीब 73% वोटर्स ने वहां पर वोट डाले, जिसको कि एक अच्छा टर्नआउट देखा जा रहा है। लेकिन बात करें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की, तो अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। और अगर जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो उसमें जुगल किशोर शर्मा जी, जो एक्स एमएलए और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके लिए कहा जा रहा था कि वो खड़े होंगे और इस बार लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथ जुगल जी बैठे हैं। लिस्ट डीपीएपी की आउट हो चुकी है, फेज मैनर में ये लिस्ट आई है, लेकिन जुगल जी का नाम कहीं भी नहीं आया किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर। इनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्या रीजन रहा। जुगल जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। जय माता दी, शुक्रिया। जुगल जी, अटकलें यही लगाई जा रही थी क्योंकि जम्मू रियासी खासकर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जुगल जी खड़े होंगे और जुगल जी इस बार जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट करेंगे बाकी पार्टीज के खिलाफ, लेकिन आपका नाम नहीं आया जब लिस्ट पूरी बाहर आ गई आपकी पार्टी की तरफ से। ऐसा क्यों? बड़ा अच्छा सवाल है, और चर्चाएं भी थी मीडिया में, मैं भी सुनता रहा, और इन पार्टी भी हमारी चर्चाएं थी। कुछ इन्हीं सवालों का जवाब में सवाल पूछा उसी के सिलसिले में जी। यहाँ तक आपका जो पूछना, जो आपने जो आप पूछी है, जैसे मैंने खुद ही कहा कि कुछ चर्चाएं मैंने भी सुनी मीडिया में भी, और हमारी पार्टी के अंदर भी ये चर्चाएं थी कि भाई कहाँ पर किस किस कैंडिडेट को कहाँ कहाँ से खड़ा किया जाए। और बहुत से नाम थे, खाली मेरा नाम नहीं था, और भी बहुत से लोग थे हमारी पार्टी के अंदर। लेकिन जहाँ तक हिमांशु जी, मैं सीधा आपसे सीधी सी बात करता हूँ आपसे, जब हमारी पार्टी बनी, आज़ाद साहब आए, तो आपको मालूम है कि किन हालात में किस तरीके से हमने पार्टी बनाई। और जब पार्टी बनी और हमारा पार्टी का फैसला क्या था कि हमने जो हमसे स्टेट छीनी गई है, या जो हमारे हक हकूक जो चले गए हैं, ज़मीन का है, माइनिंग का है या अदर्स हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर पार्टी का गठन हुआ। और पार्टी बनाने का मकसद भी यही था। और ख़ासकर आपने देखा कि जो हमारी पुरानी पार्टी थी, जिस पार्टी में वो थे, वहाँ भी कुछ संवैधानिक बातें नहीं सुनी जाती थी, उन्हीं चीज़ों का विरोध था वहाँ पे। और जब ये पार्टी बनी, आज़ाद साहब ने जब पार्टी का फैसला किया, पार्टी का गठन किया, हम सब लोग आज़ाद साहब के फैसले के साथ चले। और हम सब का, खासकर आज़ाद साहब का जो कंसेप्ट था, जो सोच है,
आज भी वही सोच है, क्योंकि ये सोच थी कि हमें सबसे ये एक टारगेट लेकर चलना है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करने, जम्मू कश्मीर की लोगों की सेवा करनी। और उन्होंने ऑलरेडी 2.5 साल जो काम किए थे, लोगों को रिगार्ड है उसका, और उस सिलसिले में ये पार्टी बनी। और जब पार्टी बनी तो हमने ये सोचा कि ये 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद असेंबली की इलेक्शन होगी, और हमने पूरी मेहनत की। वो आप देखते थे, चाहे कोई भी इशू आया, चाहे इविक्शन का आया या अदर्स जो भी इशूज थे, छोटे छोटे जो ये मांग भी आपके द्वारा समय समय पे उठाई गई थी कि इलेक्शंस करवाए जाए। इलेक्शन करवाए। और बड़ी बदकिस्मती है कि हमें जरा काफी होप यकीन था, क्योंकि डिलिमिटेशन जब हुई, नई स्टेट जुटी और स्टेट बनी, 90 सीटें बनाई, जो सीटें कमी पेशी थी उनको जो भी करना था। फिर डिलिमिटेशन का भी आपको मालूम है कि किस ढंग से बनी, उसमें भी हम लोग काफी लोग डिलिमिटेशन का जो कमीशन था उससे मिले, तो उन्होंने वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की। तो बहरहाल जब कमेटी बनी, जब डिलिमिटेशन, तो यही कायदा अनाउंस हुई जब सीटें, तो उसमें ये कहा कि विद इन डेज में आपकी इलेक्शन शुरू हो जाएगी, 2 महीने 3 महीने। अब 2019 से हम आज तक वेट कर रहे हैं असेंबली की इलेक्शन का, और ऊपर से हमारी पार्टी बने हुए 1.5 साल 2 साल हुए, और हमने जो सारी तैयारी की थी वो असेंबली के लिए की। और जब इलेक्शन कोई भी आए तो पीछे नहीं हट सकता जब पॉलिटिकल पार्टीज बन जाए। जी जी। और हमारी पार्टी बनाने में हमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो फॉर्मेलिटीज हैं इलेक्शन कमीशन की, उनको फॉलो अप भी करना था। हमें कई दफा मीटिंगें करते थे तो लोग पूछते थे कि बताओ आपका निशान क्या है, वो भी दिक्कतें थी। इन सब चीजों को, दिक्कतों को जब दूर करने में, तो उन्होंने यही कहा था कि जब इलेक्शन आएगी तो आपको निशान तभी मिल सकता है। और बहुत सी चीजें, जैसे आप समझते हैं नई पार्टी बनी है, हर एक चीज की दिक्कत रहती है, जैसे फाइनेंशियल दिक्कत भी रहती है, और भी बहुत सी चीजें दिक्कत होती है। नया पार्टी नया घर बनाते सब, जैसे आप मान लो नया घर भी बनाना हो तो उसमें भी दिक्कत आती है। बहरहाल हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई, और पार्टी इस तैयारी में थी कि अब असेंबली की इलेक्शन आएगी तो हम असेंबली की इलेक्शन में जाएंगे जी। लेकिन यहाँ तक दिल्ली की जो नीयत, आप सब जानते हैं कि दिल्ली ने तो जम्मू कश्मीर को तो टोटली बांध कर रखा हुआ, अपनी पूरी ग्रिप में है कि जो करना है उन्होंने अपनी मर्जी से करना है। असेंबली का तो इलेक्शन नहीं हुई, आपकी बीडीसी डीडीसी पंचायत सब उन्होंने बंद कर दी। अब उनका मेन मकसद है कि हम पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन करवाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि 30 सितंबर से पहले वो असेंबली की भी करवाएंगे। जी। जब पार्लियामेंट का नोटिफिकेशन निकली तो फिर हम तो कहीं भाग सकते नहीं थे, हमारा फर्ज था कि हमने इलेक्शन लड़नी है। तो उस वक्त हमने सबको यही कहा, जहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स हुई, लोग जहाँ भी मिले, जहाँ भी चर्चाएं हुई, तो हमारे जो लीडर है आजाद साहब ने यही कहा कि हम 5 की 5 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन 5 की सीटों में लड़ने के लिए सिर्फ ये दिक्कत थी कि फेज मैनर पे इलेक्शंस थी, पहले फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज, हमारी यहाँ तो 5 फेजेस थे जी। और उसमें कैंडिडेट ढूंढना, क्योंकि हमारा कैटेगरी इतना अभी हर जगह पे नहीं बना हुआ है, कुछ दिक्कतें थी हमारी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि 2 साल में कितना आप एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी 1.5-2 साल में कहीं कोई नहीं जा सकता था, वहां पे भी हमने तैयारी कर ली थी। अब जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हुई तो हमने सबसे पहले जो आजाद साहब ने कहा कि कैंडिडेट ढूंढने, मेन था कि कैंडिडेट ढूंढने के लिए, और हमारी पार्टी की 2-4 मीटिंग होगी, जो भी हमारी CWC के जितने भी मेंबर्स थे हम बैठे, काफी चर्चाएं हुई, हमने पार्लियामेंट के लिए पार्टिसिपेशन करना है, कैसे करना, कैसे नहीं करना है। उसमें मैं यहाँ तक समझता हूँ कि हमारी जो जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे सिंपल मैं आपको अपनी ही बात की जवाब देता हूँ, जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी जिस शेप से बनी है, जो हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट थी पहले वो उधमपुर कठुआ के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, अब हमें उठाकर यहाँ से जम्मू में डाल दिया है। अब मुझे आप ही बताओ कि जम्मू से जब लड़ना हो किसी ने भी कैंडिडेट, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी चर्चाएं थी, तो जब मेरी चर्चाएं थी तो मुझे आप ही बताओ कि पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए रियासी डिस्ट्रिक्ट 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं, और जो बाकी 14 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो जम्मू में पड़ती हैं, सांबा में पड़ती हैं, जम्मू 3 सांबा में और बाकी जम्मू में। तो इस हिसाब से यहाँ मेरा इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए मुझे बड़ा फोर्स किया, आजाद साहब ने काफी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, और मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3-4 नाम थे, जैसे मेरा था, RH चिप साहब का था, अशोक शर्मा कालाकोट के उनका था, चौधरी घारूराम का भी था। तो हम सब जिस वक्त कहीं बैठते थे तो चर्चा में चलते थे कि अभी नई पार्टी है, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ना हमारे लिए मुश्किल है। तो उस वक्त तो हम किसी तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट में मेरे लिए ज्यादा चर्चाएं थी, जब मुझे पूछा तो मैंने अपने आप को कहा, साहब को कहा कि मैं इस हक में नहीं हूं कि हम इलेक्शन लड़ सकते, तो चलो वोट निकल गया। उसके बाद आजाद साहब ने जो फैसला किया है चुनाव बैली का, हालांकि मैंने उनको कहा कि चुनाव बैली अगर ये रियासी उधमपुर के अंदर होता तो मैं वहां इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन जिस वक्त भी कैंडिडेट कोई सेलेक्ट करना हो तो उधमपुर
कठुआ के अंदर भी हमें दिक्कत थी कि वहां पर हमारे पास कोई कम से कम वजूद वाला जो कद वाला कैंडिडेट होना चाहिए। और यहाँ जज साहब ने जो फैसला किया सरूरी के लिए, वो ऑलरेडी 3 दफा मेंबर ऑफ असेंबली रहा है और मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने वहां का फैसला किया। और जम्मू का फैसला जो सेकंड फेज था वो नहीं कर पाए हैं। इन बिटवीन यहाँ मैं आपको अपनी ही बात बताना चाहता हूँ अपनी पार्टी की, यहाँ अनंतनाग जो थर्ड फेज था, हम सबकी चर्चा मन था ये ज़्यादा इलेक्शन लड़े, और हमने फैसला भी किया। पार्टी की जो हमारी कमेटी के मेंबर्स थे, हम सब लोग बैठे, जैसे दोनों प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बैठे, जम्मू का भी, श्रीनगर का, और भी पार्टी के जो सीनियर लीडर थे, चिफ साहब थे, अदर CWC के मेंबर्स थे, ताज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने। हालांकि आजाद साहब को हमने काफी कोशिश की कि हम इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने वो बार बार हमें कहते थे कि जो मेरा मकसद है मेरा पार्लियामेंट में जाने का नहीं, पार्लियामेंट मैंने काफी देर सर्विसेज की है, लेकिन जिस हालात में जम्मू कश्मीर है मुझे वापस जम्मू कश्मीर को देखना है और जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करना है। जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त बेरोजगारी है, जहाँ आप डेवलपमेंट के सिलसिले में ले लो, आप जो पिछले दिनों कुछ अरसा से जो कानून बने हैं, एविक्शन का है, जमीन जो बाहर के लोग जहाँ पर जमीन खरीदे 370 रखने के बाद जो हमें मुसीबतें आई हैं, परेशानियां आई हैं 35 से हटने से, तो उसी का पार्ट। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली के लिए मैं इस मंशा से मैंने ये पार्टी बनाई है, पार्लियामेंट मेरा नहीं था। लेकिन बहरहाल हमने अपनी मर्जी जो थी हमने आज़ाद साहब के ऊपर थोपने की कोशिश की, और उसका जब फैसला किया तो आज़ाद साहब ने इनकार नहीं कर सके, लेकिन डबल माइंडेड थे कि कैसे है। फिर लास्ट जिस वक्त उन्होंने फैसला करना था थर्ड फेज का, तो हम सबको फिर दोबारा बुलाया। अभी 4 दिन पहले, श्रीनगर में 4-5 दिन पहले उन्होंने एक बात कही कि कल तो मैं लड़ लेता हूँ इलेक्शन पार्लियामेंट के लिए, लेकिन मुझे आप बताओ कि अभी हमारे 2 फेसेस और हैं इसके बाद, जैसे 4th फेज और 5th फेज है, 2 सीटें हमारी और हैं, और अगर मैं ये फैसला करता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो वहां भी हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो कंपेन कौन करेगा वहां पे। और आज हमारी पार्टी की है कि कहीं पे भी चले जाओ, जहां कंपेनर जो स्टार कंपेनर जो टॉप है कि हमारे पास जो मेन, तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है। उन्होंने तब ये फैसला किया, कहा कि मेरे लिए ये है, अब आप बताओ क्या करना क्या नहीं करना। उस बात के ऊपर या उस जगह पे हम भी हैंडीकैप हो गए कि हम भी नहीं बोल सकते थे। और फिर उन्होंने ऊपर से कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है अनंतनाग, क्या नाम है इसका, अनंतनाग रजौरी, उसको इस ढांचे से बनाया है कि जैसे ये लगता है, चाहे वो डिलिमिटेशन हुई हो, चाहे जो मौजूदा सरकार हो, वो लोग हो जिन्होंने भी ये गलत किया है, तो वो रजौरी के लोगों को गर्दन काटी है कि कहाँ रजौरी के लोग अनंतनाग की बदाई के पास कैसे जाएंगे। 7 सीटें रजौरी की हैं और 11 सीटें श्रीनगर की हैं, और उस ढंग से जो नक्शा बना है, तो आज़ाद साहब कहने लगे, जो हमारे लीडर ने कहा कि ये मेरे लिए भी मुश्किल होगा कि कैसे हमने इसको संभालना है, कैसे मूव करना, और बेहतर यही रहेगा कि हम यहाँ किसी और को खड़ा करते हैं। और जो 2 हमारे जो फेस आ रहे हैं 4th और 5th, उसमें भी हम जो कैंडिडेट है वो ढूंढकर और कंपेन करेंगे। इलेक्शन के क्या रिजल्ट आते हैं वो बात की बात है, लेकिन हमारी नई पार्टी है, इससे हमारी असेंबली की तैयारी हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि अब 4th फेज का भी और 5th केस के भी दोनों कैंडिडेट जो है, श्रीनगर का कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, उसका नाम शायद अमीर कुछ आगे बढ़ आता है उसका, और शायद लोन जो हमारे ex-MLA वो बारामूला से, वो भी MLA 2 दफा रहे हैं, उनके फादर भी मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको वहां से बारामूला से खड़ा किया। तो आज इन सब चीजों से देखते हुए हमारी पार्टी ने जो फैसले किए हैं ये आपके सामने है, ये 4 कैंडिडेट हमने खड़े किए। जो जम्मू रियासी की बात करूंगा फिर से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में DPAP ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो क्या आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी स्पेसिफिक पार्टी या कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त जिस पार्टी का कैंडिडेट कहीं नहीं हो तो वर्कर परेशान होते हैं, लोग परेशान होते हैं। और हमने जिस वक्त फैसला करना था, तो मैंने आज़ाद साहब को जब अपने लिए मना करना था, बाकी जो लीडर्स थे जिनके नाम और भी चले, जिनका मैंने जिक्र किया, जैसे चिप साहब का, अशोक जी का, या चौधरी कालूराम जी का, तो सबसे पहले मैंने अपने वर्कर्स को पूछा, अपने जितने भी साथी थे। पौनी में भी मीटिंग की मैंने, कटरा में भी की, रियासी में भी की, सब जगह वर्कर्स से पूछा। मैंने उनको कहा कि अगर आप कहते हो तो इलेक्शन में लड़ देता हूँ, अगर आप कहते हो कि नहीं लड़नी तो नहीं लड़नी, क्योंकि हमारा जो कैडर जितने भी वर्कर साथी हैं, ये हमारे पॉलिटिकल एंगल से नहीं है, हमारे एक पर्सनल रिलेशन, फैमिली रिलेशन है उनके साथ। और जो आदमी 20 साल से 30 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, वो मुझे अपना लीडर नहीं मानता, वो एक पारिवारिक हिस्सा मानता है जी।
और उस नजरिए से मेरा भी फर्ज बनता था उनको पूछना, जो बात आपने बड़ी अच्छी पूछी है। तो जब उन्होंने पूछा तो यही सवाल उन्होंने पूछा कि हमने क्या फैसला करना चाहिए, कि कहाँ पे हमने वोट देना चाहिए। मैंने कहा बजाते एज ए सिटीजन होने के नाते, एज शहरी होने के नाते, एज कटरा निवासी में, एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट या कैंडिडेट नहीं, जब मुझे फैसला करना होगा तो मैंने बहुत सी चीजें देखनी है कि मैंने वोट किसको देना किसको नहीं देना। और मुझे कहो कि अगर आपने वोट देना मौजूदा जो सरकार है तो उसने सबसे ज्यादा नुकसान कटरा के लोगों को आने वाले वक्त में कर रहे हैं। जैसे रोपवे लग रही है उससे भी कटरा और कटरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग हैं उनको डैमेज करेगी ये रोपवे। रोड अगर बन रही है वहां पर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो ताराकोट जा रही है वो भी डैमेज करेगी उससे, हालांकि ये भी डैमेज करेगी। इसके साथ ही मैंने कहा कि जो पुजारी और बारीदारों के साथ तो ऑलरेडी पहले उस पार्टी ने किए हुए जी, तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे थे, मुझे पूछा तो मैंने कहा पहले नंबर पे तो बीजेपी का तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उनको वोट दिलवाने या देने हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये आ जाता है क्योंकि उनकी गलती और उनकी वजह से और उनकी मजबूरी भी ये रहती है। मैं आज भी देखता हूँ कई दफा उनकी जब मजबूरी होती है कि जब उनका लीडर आता है वो उनको कहता भी है कि ये लोग इसके हक में है कि रोड पे बननी चाहिए और रोपवे भी लगनी चाहिए, उसके बावजूद भी वो माइक में बोल नहीं सकते और जब वो चला जाता है तो बाद में बोलते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े हैं तो माइक में बड़े बड़े लोग शो कर कहते हैं जनाब हमें कैंसर की बीमारी हो जाएगी, ये लगा दिया है, ये बड़ी चीजें कह रहे हैं। तो ये सारी बेवकूफ हमारी बातें होती है। मैं सिंपल सी बात करूं, आने वाले वक्त जो है वो खराब है हम के लिए और इस पार्टी ने भी है। नंबर 1, मैं तो उस पार्टी में वोट देने के लिए किसको कह नहीं सकता था जैसे आपने मुझे सवाल पूछा। दूसरा आ जाता है जिस पार्टी से हम पहले लिख दें तो उसको भी देने का मन नहीं करता है, उसको तो दे ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं, हमारी सोच और उनकी सोच सेम है। लेकिन कुछ जो वहां पर उनको घेरा गया है राहुल गांधी जी, वो अच्छे लीडर अच्छे इंसान है लेकिन वो घिरे हुए हैं, जो लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनके आगे पीछे हैं। तो चलो वो तो ऊपर की बात आ गई। यहां पे मैं कह सकता हूं कि हमें खुद ऑप्शन दी है इलेक्शन कमिश्नर ने और सरकार ने कि आप नोटा को दे सकते हो वोट, और हमने अपना फैसला जो मैंने अपना कहा अपने वर्करों को, मैं एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नहीं कह रहा हूं या मैं बींगे वो, मैं बींगे कटरा होने के नाते जो मैं सारी चीजें देखी मैंने उस हिसाब से कहा। तो मुझे तो चाहिए कि मैं आपके द्वारा कटरा के लोगों को कहूंगा कि आपके पास रोपवे आ रही है, आपके पास रोड आ रही है, आप क्यों वोट देते हो इनको? आपने किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, सीधा नोटा में डालना चाहिए। तो मेरा जो आपने फैसला पूछा तो मेरा तो अपना फैसला जाता है, आप वर्कर क्या करते हैं। हालांकि वर्कर बहुत से लोग कह रहे थे कि हम नोटा को देंगे, तो ये भी एक ऑप्शन है, इसमें कोई नहीं। ये कम से कम सरकार को पता चलता है कि हमारे साथ जो नुकसान से खराबी हो रही है तो उसको कम से कम देखना चाहिए। ये भी एक ऑप्शन रखी हुई है, कोई बुरी चीज नहीं। बिल्कुल, मैं दर्शकों को यह बता दूं कि रियासी जिले के ही महोर इलाके के एक गांव में जहां पर इलेक्शन कमीशन ने जनरेटर भेजा ताकि वहां पर इलेक्शन के दिन वोटिंग अच्छे से हो सके, वहां के लोगों ने साफ कह दिया एक वीडियो के माध्यम से कि हम इस जनरेटर को नहीं चलने देंगे और हम नोटा दबाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक बिजली नहीं मिली है। खंबे लग गए, तारे लग गए, लेकिन बिजली उस गांव में अभी भी नहीं पहुंची। बात करते हैं जुगल जी, कल वोटिंग होगी उधमपुर में, तो क्या लगता है आपको डीपीएपी की स्थिति क्या उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल की है? देखिए, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारी पार्टी ने फाइट अच्छी की, नई पार्टी के लिए पहला कैंडिडेट भी हमारा फर्स्ट था और अच्छे तरीके से हमारी कैनवस का फाइट हुई है। जीतना या ना जीतना वो सेक्टर बात आ गई। जैसे हम पांचों कैंडिडेट खड़ा, सिर्फ जम्मू रियासी में कैंडिडेट नहीं, 4 कैंडिडेट हमारे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक जो सेटअप है यहाँ पे, उस संविधान को मानते हुए हमने ये 4 कैंडिडेट खड़े किए हैं। 5 में हमने खड़ पाए, तो मैंने बता दिया आपको, नई पार्टी की। उस हिसाब से लोगों ने जो बहुमत दिया है हम उसमें सहमत हैं कि अच्छा फैसला होगा, आने वाले वक्त में हमारा कैंडिडेट जीतेगा। रही बात जहां तक मैं समझता हूं, जैसे मैं फिर बताना चाहता हूं आपको कि जो अभी इस वक्त जो, जैसे आपने सिंपल सी बात पूछी तो मैं आपको बात कर भी रहा था। बेसिकली डेमोक्रेसी यही होती है कि आपको राइट मिलता है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने काम काज के लिए। ये कोई आज तो पॉलिटिक्स धर्म के नाम पे चल रही है, हर पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, लेकिन हमारा जो लीडर या हमारी जो सोच है हमारी पार्टी की, हम धर्म के नाम पे, हम सेकुलर, हम डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। विकास की ही लड़ाई हमारी होगी कि विकास अगर ठीक है तो हम अप्रिशिएट करते हैं, विकास अगर गलत होगा तो हम विरोध करते हैं। लेकिन आज कुछ चीजें ऐसी धर्म के नाम पे चल रही है। आज आप देख लीजिए, मुझे खुद समझ नहीं आई कि अभी कुछ अर्सा से इतनी झगड़ा चल रहा था रजौरी पुंछ के अंदर। पहले इन्होंने फैसला किया डिलिमिटेशन का, वो भी गलत फैसले हुए हैं।
कॉन्स्टिट्यूंसी की किस तरीके से ढंग से बने। डिलिमिटेशन के अंदर इन्होंने एसटी का फैसला किया, अच्छी बात है, एसटी को कोटा दिया। पहले भी सरकारें कहीं ना कहीं बख्तन बेबख्तन उनको देती रही हैं, लेकिन फिर भी जब किया तो एसटी के लोग खुश हुए। तो सब ने उस वक्त रविंद्र राणा जी भी कहते थे कि जहां जहां थारी बकरी चलेगी तो थारो जगह सारी जगह थारी है। अब उनको भी खुश किया एसटी वालों को। और जब डिलिमिटेशन हुई, जहां ऑलरेडी वहां से 5 एमएलए जो एसटी के बनते थे रजौरी पहुंचते, वही सीटें रिजर्व की। वो लोग कहते थे कि ये हमने यहाँ के, हमें बाहर भी, हमारी जहाँ पॉपुलेशन कम है, रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जिस जगह पे आपकी परसेंटेज कम है उसको रिजर्व किया जाए। लेकिन इन्होंने रजौरी पुंछ को ही 5 सीटें रिजर्व कर दी एसटी की, और बाकी 3-4 सीटें बाहर गई। चलो वो भी ठीक हुआ। फिर पहाड़ियों को शामिल किया कि पहाड़ियों की आवाज को उठाया। पहाड़ियों के लिए भी रविंद्र राणा जी कहते थे थारो बड़ो खुश हो गया, तो पहाड़ियों का बेलो आ गया, वो बेला भी गया, पहाड़ियों का भी सोचा। और पहाड़ी और गुजर जिस वक्त एसटी दे दी तो वो बराबर कर लिया। पहले भी यही था, ये कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलेंगे उनके बच्चों को। जब अब तो इलेक्शन पहाड़ी भी लड़ सकता है, एसटी भी लड़ सकता है, वहां पे वो भी हो गया। अब वहां जो सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है, जो वहां पर नॉन हिंदूज हैं रजौरी पुंछ के अंदर खासकर, उन लोगों के साथ तो बेइंसाफी हुई कि वो बेचारे जम्मू पुंछ से जब इलेक्शन होती थी तो कम से कम जम्मू पुंछ के जब वोट डालते थे, नॉन हिंदूज फैमिली, नॉन मुस्लिम जो फैमिलीज हैं, उनको कहीं चेहरा नजर आता था जम्मू के अंदर। और रास्ता ज्यादातर पुंछ रजौरी का तो जम्मू के साथ है, अनंतनाग के साथ तो है ही। अब उन लोगों को अनंतनाग के साथ जो डाला है उनके साथ बेइंसाफी। और आज अगर इनको फैसला करना था, ना इन्होंने बकरी को देखना था, ना इन्होंने पहाड़ी को देखना था, कम से कम नॉन मुस्लिम का कोई फैसला तो करना चाहिए था इस पार्टी में। वो बेचारे कहाँ वोट डालेंगे? उन्होंने पहले भी इनको कहा, हालांकि वो लोग बेचारे पाबंद रहते हैं, वो जो दिल्ली वाले का मैसेज आता है वो उसको मानते हैं। उन्होंने मानना है फैसले को। जब वहां कालाकोट के अंदर इन्होंने एसटी नॉन हिंदूज खड़ा किया, उसको कहा वोट दे दो, उन बेचारों ने दिए, उन्होंने वोट दिए थे उसको। आज उनके साथ बेइंसाफी की, उनको उठाया और श्रीनगर में डाल दिया। किस एंगल से डाला? तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कुछ फैसले जो हैं पार्टियां धर्म के नाम पे लाजवाब लेते हैं, एरिया को डिवाइड करने के नाम पे लेते हैं, तो इन चीजों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जुगल जी, मैं भाजपा की भी यहाँ बात करना चाहूँगा कि भाजपा ने रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे अपना अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं किया। तो उसका क्या रीज़न है कि क्या जो बाकी पार्टीज हैं, क्या उनमें से एक पार्टी को भाजपा सपोर्ट कर रही है? क्या आपकी पार्टी को भाजपा सपोर्ट कर रही है, या अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, या सजाद उनको सपोर्ट कर रही है? आप क्या कहते हैं? आप मुझे बताओ। ये बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, मुझे ऐसे ही हम अपनी जगह क्यास लगाते हैं, वो पार्टी वहाँ है, वो पार्टी वहाँ पे है। मीडिया को सारा मालूम होता है, आप लोगों को सारा मालूम होता है इस देश के अंदर डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या, सेटअप क्या है। कहीं पे भी अगर आपका, कहीं पे भी आप किसी से मिल सकते हैं। हमने तो अभी तो टेस्ट ही नहीं लिया, हमारा कोई ना विधायक बना, ना कोई एमएलए बना, ना कोई एमपी बना, ना कोई सरपंच बना। हमारी तो नई पार्टी है जी। इसलिए हमारे लिए सोचना ना आपका भी गलत है, और जो कोई सोचते भी है उनका भी गलत है। सोचने के लिए चाहिए तो आपके पास फील्ड ओपन है, आप चेक कर सकते हैं। और उस चेक में सिंपल सी बात आ जाती है कि अगर जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जन्म ही वहीं से हुआ, जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है, वो बीजेपी के घर से जन्म हुआ है। उनकी जब मिनिस्टर बने तो वो उसी सरकार में बने थे मिनिस्टर। तो उसको अगर आप बी पार्टी नहीं कहेंगे, मुझे बताओ उसको क्या स्टेटस देंगे? बी देंगे, सी देंगे, कौन सी जेड कैटेगरी देंगे, या क्या देंगे? वो वहीं से पैदाइश है उसकी, और सेंटर में मिनिस्टर रहे। फिर अटल जी ने चीफ मिनिस्टर बनाया बाहर से लाकर इनको, ये आ गया उनकी पार्टी का। दूसरा जहां आ जाते हैं कि आज उसी आदमी ने कहा कि मैं नहीं हूं बी पार्टी। उन्होंने कहा ये बात कि मैं नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आज बुखारी बी पार्टी बन गई। बुखारी के लिए भी कुछ नहीं, अपनी पार्टी। तो अपनी पार्टी के लीडर ने, बुखारी ने कहा कि मैं तो हुई बीजेपी मोदी जी के साथ, उन्होंने माना है। अब इसमें ढूंढने की जरूरत क्या है कि कौन बी पार्टी में है, कौन नहीं है। इसलिए यहाँ तक ये बात। दूसरी बात जो आपने, ये सीधा कहना है कि जो भाजपा जो है सीधे सपोर्ट कर रही है अपनी पार्टी, कर रही है। देखो, भाजपा सेंटर में सरकार है, वो किसी को भी घेर सकती है। मैं यहां तक कह सकता हूँ कि पार्टी, उसने कहा ना आपने, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ किसी को घेर सकती है। फारूक साहब तो 4 दिन पहले कह रहे थे मुझे, मैं भी वेट कर रहा हूँ, मुझे बुला ले तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये आप ही के मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट आता था, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये वो कहते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम वहां उनके घर जा रहे हैं, उनके पार्टी दोस्ती डाल रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। वो फारूक साहब ने भी कहा महीना एक पहले के कहता। फिर रही बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी, मैंने पहले भी आपको कही, वो वही जवाब आ जाता है कि रजौरी पुंछ में नहीं खड़ा किया। मुझे श्रीनगर में खड़ा करे या ना करे बीजेपी कोई गर्ज नहीं, वो बारामूला में खड़ा करे या ना खड़े थे, लेकिन रजौरी वालों को
यहां से नॉन मुस्लिम को उठाकर आपने अनंतनाग में डाल दिया और आज आप उनको उनके पास का कैंडिडेट नहीं खड़ा करोगे, तो मुझे बताओ कि लोगों को क्या कहोगे? ये ठीक है, उनके लीडर खुश हो सकते हैं क्योंकि लीडर उनके बीजेपी के जजमेंट बन सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी, उनको पावर मिल सकती है, किसी को एमएलए बना देंगे, किसी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना देंगे, किसी को अपर हाउस में एमएलसी बना देंगे, किसी को राज्यसभा में भेज देंगे। लेकिन आम पब्लिक जो है उसकी क्या गलती है, ये उनको बताना चाहिए लीडरों को, क्योंकि जब उनके लीडर से पूछेंगे वो तो कहेंगे हमें क्या, मुझे तो कोई राज्यसभा में आ जाएगा, बने हैं, कोई एमएलसी बन जाएगा, बन जाएंगे। लेकिन जो आम जनता है रजौरी की, जो नॉन हिंदू हैं या रजौरी के लोग हैं या पुंछ के लोग हैं, चाहे नॉन हिंदू हो, पहाड़ी हो, कोई हो, उनको 7 सीटों को वहां डालने की क्या जरूरत है? ये बड़ा एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो उन्होंने फैसले किए हैं रजौरी और पुंछ के लिए, आपने कहा क्यों नहीं खड़ा किया, ये उनकी गलती है और ये उन्हें उन लोगों के साथ जाती है। जुगल जी, आपका बड़ा शुक्रिया NH1 न्यूज़ से बात करने के लिए। जय माता की। और ये भी ज्यादा अच्छा कि आपने मुझे याद करवाया कि आप ही थे। मैंने लोगों को पूछा, लोगों के फैसले के बाद मैं खुद अपने लीडर के आगे लीडर से मांगता रहा। लीडर को मैंने अपना हाथ नहीं पकड़ाया कि मैंने इलेक्शन लड़नी है, लेकिन जब वक्त आएगा तो फिर हम वो ख्वाहिशें भी पूरी करेंगे आप। तो ये थे DPAP के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुगल किशोर शर्मा जी। और हम आपको बता दें कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, समीकरण बदलते रहते हैं। और इस बार खास बात जम्मू कश्मीर में ये थी कि डिलिमिटेशन के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी फेरबदल हुआ है। जैसे कि आपने खुद सुना कि रजौरी जो है अब वो चला गया अनंतनाग में, हालांकि पहले वो हिस्सा जम्मू संभाग का हुआ करता था। समीकरण जो है इन चुनावों में क्या रंग लाएंगे ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर एक सवाल बड़ा ये भी उठता है कि भाजपा ने जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, पहाड़ियों को स्पेशल स्टेटस दिया, रिजर्वेशंस दी, फिर वहां पर अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा नहीं किया? ये क्या गठबंधन दर्शाता है भाजपा का और अपनी पार्टी का? ये भी एक विचार करने वाला सवाल है। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।